है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज हम देवभूमि के दंगल में बात करेंगे लैंड जिहाद बढ़ा विवाद। जी हां, लैंड जिहाद को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है और साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री धामी के इस ऐलान का राज्य की जनता ने भी स्वागत किया है। जनता ने भी सरकार से अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इस मामले में विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है, फैलाने का काम कर रही है। सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, ऐसे हथकंडे अपनाती है जिसका बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब धामी सरकार सख्त है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कह दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड अवैध मजारों को ध्वस्त करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि ये नया उत्तराखंड है, यहाँ अतिक्रमण करना तो दूर, इसके बारे में अब कोई सोचे भी नहीं। आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में 1000 से अधिक ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं। कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं कुछ और, लेकिन जब इन्हें खोदा गया तो इनके नीचे कुछ अवशेष नहीं निकल रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद को लेकर भी बड़ी चेतावनी दी है, जबकि विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाएं, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी, क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। इसके पीछे अब एक जना पूछोगे तो बताओ। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कोई नई बात थोड़ी है। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमेशा जब जब देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर चुनाव होते हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो फिर वो मौन हो जाते हैं। तो ये जो उन्माद फैलाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे देश के लोग समझ चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि सीएम धामी को ये क्यों कहना पड़ा है? आखिर वन विभाग जिसकी जमीनों पर अवैध मजारें बन रही है, वन विभाग कहाँ से हुआ? वन विभाग, सीएम धामी को तो वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, जो संबंधित वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देने चाहिए थे कि आखिर वन विभाग की जमीनों पे मजारें बन कैसे हुई। और अगर सीएम धामी को ये बात कहनी पड़ रही है तो इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने, लोकसभा चुनाव आने वाले और पूरे समाज को, क्योंकि 85% यहाँ पे हिंदू आबादी है, इसलिए हिंदू आबादी को ध्रुवीकरण करने के लिए अगर ये बयान है तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो, चाहे कोई भी दुकान या प्राइवेट संस्थान ही क्यों ना हो, अगर वो वन विभाग की ज़मीनों पे है तो उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक और वन विभाग की ज़मीनों पे फॉरेस्ट के ही विभाग के तमाम बड़े बड़े IAS अफसरों के रिजॉर्ट हैं, बंगले हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनों पे कब्जा है। और भाजपा सरकार के ही तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, वो अवैध कटान में लिप्त हैं।
देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और दिल्ली वाले जिस तरफ अपनी नज़रें उठाते हैं तो मुख्यमंत्री भी उसी तरफ जो है अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले ये कहा गया कि साहब इतिहास की किताब से जो पाठ्यक्रम में है मुगलों का इतिहास उसको हटाया जाएगा। अब लैंड जिहाद की बात करके अवैध मज़ारों को हटाने की बात है। अवैध अतिक्रमण तो सब हटाया जाना चाहिए, उसका स्वागत है, लेकिन सरकार उस काम को ईमानदारी से करे, जिम्मेदारी से करे। और इस ढंग से अगर सगुफे छोड़ करके वो ये कहते हैं कि साहब हम लैंड जिहाद के नाम पर अवैध मजार हटाएंगे, लेकिन हम जंगली जानवरों से किसानों को राहत नहीं दिलाएंगे, उस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में दुर्लभ औषधियों का खजाना है, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड के जंगल किसी और वजह से चर्चा में है। उत्तराखंड के वन विभाग तक की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। नैनीताल के रामनगर में बना जिम कॉर्बेट भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कारण ये हमेशा से पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है। हालांकि यह जिम कॉर्बेट में भी अवैध मजार है। इस जगह मजार होने का मतलब ये है कि यहाँ लोगों की भीड़ भी जुटती होगी। हालांकि सवाल ये है कि टाइगर रिजर्व के इस प्रतिबंधित क्षेत्र में मजार और मजार पर भीड़ जुटाने की इजाजत कैसे दी गई? ये 40 साल पुराना मजार है साहब ये। हाँ। और हमारे जो माता जी पिताजी और यहाँ सेवा में लगे रहते हैं हम लोग इनके शेर अली बाबा का। और ये कॉर्बेट एरिया है, समझ गए। और रामनगर मंडी में लखनपुर चुंगी से ऊपर है, समझ गए। और यहाँ सभी धर्मों के लोग बाग आते हैं। यहाँ कोई जात और बेजात का कोई वो नहीं होता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ मनोकामना लेके जाते हैं यहाँ से छबली बाबा से, समझ गए। और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हमारे मुरादाबाद, दिल्ली, बरेली, हल्द्वानी और रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर सभी धर्मों के लोग आते हैं और सभी लोग मानते भी हैं यहाँ पर। देखिए, किस चैनल ने किस मज़ार के बारे में दिखाया ये तो खैर मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात इसकी थपली वाले मज़ार की बात आती है तो लगभग 44 साल तो मुझे भी रामनगर में हो गए। जब पैदाइशी रामनगर से हूँ तब से मैंने मतलब जब हम थोड़ा हो समाज सिंह को देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मज़ार शेर अली बाबा के नाम से उनकी मज़ार कहलाती है और लगभग 140 साल या 150 साल पुरानी ये मज़ार है यहाँ पे। और इस मज़ार का तो खैर सबसे ये रामनगर की एक ऐसी मज़ार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और ख़ास तौर से मैं तो बचपन से देखा है कि पर्वतीय समुदाय के काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हमेशा हर बृहस्पतिवार के दिन भी यहाँ पे आते हैं। देखिए, कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग के आसपास 10 से अधिक मज़ारें हैं। अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है पूरे उत्तराखंड में 1000 मज़ारें ऐसी चिन्हित हुई हैं। इसको एक नाम दिया है जो है मजार जिहाद। तो ये मजार जिहाद है, ये अतिक्रमण इसके नाम पे किया जा रहा है, वन संपदा को लूटा जा रहा है और वन सुरक्षा भी खतरे में है इसको देखते हुए। तो हमारा यही कहना है, रामनगर वासियों की ये मांग है, जितनी भी अवैध ऐसी मजारें हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। सीएम धामी की माने तो प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान सरकार ने चिन्हित किए हैं जो अनावश्यक रूप से बना दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या धामी की चेतावनी का असर अतिक्रमणकारियों पर देखने को मिलेगा? रामनगर से के न्यूज इंडिया के लिए चंद्रसेन कश्यप के साथ उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। देखा जाए तो अवैध अतिक्रमण को लेकर जो धामी सरकार है वो बेहद सजग और गंभीर नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। ये बात अलग है कि इस पहल को लेकर जो आम जनता है उत्तराखंड की वो सपोर्ट कर रही है, बावजूद इसके विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एजाज अली कुछ देर बाद जुड़ेंगे चर्चा में। राजेश बिष्ट जी हैं, आम आदमी पार्टी से, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अनुपम खत्री, वरिष्ठ यूकेडी नेता, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में
शामिल होने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा जी अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। अनुपम खत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम खत्री जी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, माफ़ी चाहेंगे। स्वागत है आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्यवीर जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो अब अवैध अतिक्रमण को लेकर जो अवैध मज़ारें बनाई गई हैं उनको लेकर जो धामी सरकार है, बीजेपी पूरी तरीके से सजग और सतर्क नजर आ रही है, विपक्ष निशाना साध रहा है। तो ये निर्णय चुनाव से पहले क्यों? और वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहाँ सोए हुए थे? सोनी जी आपको प्रणाम और के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं शुरुआत विपक्ष की बात से ही कर लेता हूं। सोनी जी, आपने जिस प्रकार से प्रीतम सिंह जी की बाइट चलाई आपने, उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में इस तरह के सारे प्रोपेगेंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं किसी भी दूसरे प्रदेशों में नहीं जाता, मैं केवल उत्तराखंड प्रदेश में ही रहता हूं और उत्तराखंड प्रदेश पे ही आपने चर्चा रखी है, तो मैं आपको यहीं से शुरुआत करता हूं। यहाँ 2022 में चुनाव होता है। हमने ये शिपूगा नहीं फेंका था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी। हमने ये शिपूगा नहीं फेंका था कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि शुक्रवार की छुट्टी की उनको छुट्टी दी जाएगी। हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि उत्तराखंड में इस प्रकार का आपको किस प्रकार के आपको समाचार सुनने को मिले। हम कहते हैं कि अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो वहां सिख भी पढ़ेगा, क्रिश्चियन भी पढ़ेगा, बौद्ध भी पढ़ेगा, पारसी भी पढ़ेगा, हिंदू भी पढ़ेगा, मुस्लिम भी पढ़ेगा और वहां से पढ़ के वो भारत की प्रगति और राज्य की उन्नति के लिए काम करेगा और विश्व में भी जाएगा तो भारत का नाम ऊंचा करेगा और वहां जाके भारत का डंका बिठाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि उस समय चुनाव के समय जब इस प्रकार का इन्होंने ये शिपूगा फेंका था और उसके बाद सोनी जी ने क्या करा, जिस प्रकार से घी में से मक्खी फेंक देते हैं, जिसके उस समय सैंसपुर से जो आते थे इनके पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, किस प्रकार से पार्टी से जैसी चुनाव होते हैं बाहर फेंक दिया उन्होंने। ये इनका केवल इस प्रकार किस प्रकार से वोटों के साथ और किस प्रकार के विपक्ष ने निशाना साधा, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, उस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन अभी जो सवाल है मेरा कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। भाई वन विभाग के अंदर कोई भी अवैध अतिक्रमण कैसे कर सकता है? हाँ सोनी जी, मैं इसी पे आ जाता हूँ। आपने कहा कि मजारों का बनों के अंदर ही कहा, सड़क के किनारे अन्य जगहों पे कहीं कहीं हर जगह पे आता। और ये क्यों हुआ इसका आपको तह में जाना पड़ेगा। आज आप वन विभाग के अधिकारियों को पढ़ रहे हैं तो इसकी तह में जाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये समस्या कहां से पैदा होती है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। 1979 में इस देश के प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके द्वारा किया गया एक प्रावधान, उसमें प्रावधान में उन्होंने लाया ये कि जितने भी बंजर जमीन है, चाहे मिट्टी की जमीन है, चाहे उरस की जमीन है, अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो उस पर अपना अधिकार जमा सकता है। और वही आज सारी की सारी कैंसर रूपी बीमारी दिख रही है और आज आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा वही वन के अधिकारी जा रहे हैं, वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वही उसको ध्वस्त कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वो कार्य कर रही है जिससे कि राज्य की सुरक्षा के लिए काम किया जा सके और राज्यों के प्रत्येक नागरिक के प्रति जिम्मेदारी भी है मौजूदा सरकार की, वो ईमानदारी से काम करे, आम जनता के हित में काम करे। आते हैं सत्यवीर जी, प्रतिक्रिया और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी ले लेते हैं। आपके पास आएंगे। अनुपम खत्री जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आ जाते हैं राजेश जी। आम आदमी पार्टी इस धामी सरकार के फैसले को किस नज़र से देखती है? देखा जाए तो आप लोगों ने यह भी कह दिया कि दिल्ली के रिमोट से काम कर रही है धामी सरकार। मैडम, मैं आपके माध्यम से 6 बिंदुओं पे बात करूंगा जी, और वो बड़े प्रदेश के लिए बड़े गंभीर बिंदु हैं जिसपे मैं इस मुद्दे पे बात जो आज चर्चा हो रही है विशेष रूप से। देखिए, मजार जहां तक अवैध है प्रदेश के अंदर, निश्चित रूप से जो भी कार्य प्रदेश के अंदर अवैध रूप से किया जा रहा है उस पे सरकारी तंत्र ने अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा पहला प्रश्न इसमें यह है कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि अवैध मजारों का अतिक्रमण हो रहा है और पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह पे अवैध मजार बनाई जा रही है, मैं सबसे पहले सवाल ये करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर 9 साल से बीजेपी की सरकार है, प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। अब जबकि 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो इन्हें अचानक से ये क्यों ध्यान आ रहा है कि अवैध मजारों का कब्जा हो रहा है और हमें इन्हें तोड़ना चाहिए। पिछले 15-20 वर्षों से लगातार अखबारों में ये खबर आ रही है कि प्रदेश के अंदर अवैध मजारें बढ़ती जा रही हैं। तो जब 20 साल से आपके पास आ रही है खबर तो आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? आज आप मजार तोड़ने की बात कहते हैं। मेरा पहला सवाल इसमें यह है कि क्या जिन अधिकारियों के होते हुए ये अवैध मजारें बनी है क्या उन पे FIR दर्ज होगी? दूसरा,
जिन लोगों ने मजार बनाई है, क्या इस चैनल के माध्यम से आप कहना चाहेंगे और जिम्मेदारी से कहेंगे कि उनके खिलाफ आप FIR करेंगे? अवैध निर्माण पे किसी तरह का होता होगा ना एक्शन का, कि हम अगर कोई चीज अवैध हो रही है तो उसके खिलाफ इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, इस तरह का कानून तो है हमारा। क्या आप उन पे FIR दर्ज करेंगे? पहले तो ये सच बताइए, या सिर्फ चुनाव के लिए आपने एजेंडा उठाया, ये बताइए। नहीं, अभी तो अल्टीमेटम दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि आप पहले ही चेता दिया गया है कि इस तय समय सीमा पर आप हटा लीजिए, अदरवाइज कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर वो अवैध है तो इसमें चेतावनी देने की क्या आवश्यकता है? सीधे तौर पे आप कार्रवाई कीजिए ना। अगर आप मानते हैं कि वो अवैध है तो चेतावनी क्यों दे रहे हैं? या तो वो अवैध नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इन्हें मजारों के मुद्दे तो चुनाव के समय दिख रहे हैं और इन्होंने कहा जी वहां बड़ी दुर्लभ औषधियां पाई जाती हैं। मेरा सवाल है कि जब प्रदेश के अंदर इतनी दुर्लभ औषधियां रामनगर के जिम कॉर्बेट में पाई जाती हैं, उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की दुर्लभ ये औषधियां पाई जाती है। आपने 23 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर कितने आयुर्वेदिक कॉलेज बनाए, कितने आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए, जहां पे इस तरह की ध्यान से सुनिएगा, इस बात का जवाब दीजिएगा जी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं इस पे, आप इस समय देश के अंदर सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? हमारे देश की देखरेख करने वाले 9 वर्षों से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी अवैध डिग्री जो बताई जा रही है, उस अवैध डिग्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? उस पे हमारे ये प्रवक्ता क्या कहेंगे? ये भी आप सब पूरा देश सुनेगा आपके टीवी के माध्यम से। इस समय हम कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे होते तो अधिकारियों ने जो ये अवैध डिग्री को लेकर हम इसमें इसलिए चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये मुद्दा नहीं है, नहीं मिल रहा होता। दूसरा, सोनी जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आते हैं सत्यवीर जी, आते हैं। सोनी जी इसका जवाब देना चाहूंगा, डिबेट तभी आगे आते हैं सत्यवीर जी, पूरा टाइम आपको दिया, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए थोड़ा सा। सत्यवीर जी आते हैं, आप आपके पास आएंगे, आपको ही जवाब देना है। सुन लीजिए, सत्यवीर जी आपके पास आएंगे, सुन लीजिए, आपको पूरा टाइम मिला बोलने का। राजेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए सत्यवीर जी। सत्यवीर जी कार्रवाई क्यों नहीं की? जब भी हम मैडम पूछ लेना। चलिए राजेश जी, सत्यवीर जी बात को पूरा होने दीजिए, इसके बाद आप जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। जब भी हम बात करना चाहते हैं, इन लोगों का एक सोनी जी इन्होंने प्रधानमंत्री जी में तरीका बना लिया है, समय देना तरीका बना लिया। बिल्कुल पूरा समय दिया जाएगा सत्यवीर जी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, सुन लीजिए पहले बात। ये डराने का जो काम कर रहे हैं, डराने का काम ना करें, मीडिया को नहीं डरा सकते। चलिए राजेश जी, सत्यवीर जी आपके पास बाद में आते हैं, हमारे पास अनुपम खत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम खत्री जी आपके पास आएंगे। सत्यवीर जी, राजेश जी मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा। सत्यवीर जी वाजपेयी को किसने कमरे के अंदर बिठाया था? जब कहते ये चलो मीडिया की बात करेंगे, ये नेशनल टीवी का एंकर कहा में इसी तरह से। सत्यवीर जी पूरा समय दिया जाएगा बोलने का। वातावरण ये नहीं बनाना जानते। सत्यवीर जी जवाब आपको ही देना है, सत्ता में आप हैं, विपक्ष के सवालों। चलिए अनुपम जी आपके पास आएंगे, अनुपम जी आपके पास आएंगे, डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकता। अनुपम जी आपके पास आएंगे। अनुपम जी आपकी प्रतिक्रिया। सत्यवीर जी प्लीज, आपको मैंने म्यूट करा दिया है। राजेश जी, सत्यवीर जी जब आपके पास आएंगे तभी आप बोलेंगे। अनुपम जी टूटेंगे किसी के, ये सत्ता में बैठे तो मुंह में शब्द टूटेंगे, ये एंकर को बताएंगे क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। आप लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद शब्द कहां से आया? सत्यवीर जी हमें म्यूट कराना पड़ेगा, अगर 1 बाय 1 आप सवालों के जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। अनुपम जी आपके पास आएंगे, सरकार के इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार का ये फैसला कैसा फैसला? ये लैंड जिहाद क्या होता है? जिहाद शब्द क्या है? लैंड पे, भूमि पे अतिक्रमण तो हमने सुना था, आज तक प्यार का जिहाद चलता था, अब ये नया शब्द लेके आए लैंड जिहाद। अरे अतिक्रमण हो रहे हैं, खुला बोलिए ना, और ये क्या जिहाद है? आप अपने जिहाद की अगर बात करते हैं, आप जमीनों के अवैध अतिक्रमण की बात करते हैं, तो मजार क्यों? वो बस्तियां कहाँ हैं जो देहरादून, हल्द्वानी और रुद्रपुर के आसपास रोहिंग्यों की बस्ती है जिन्हें आसामी बनाया जा रहा है? यही देहरादून के अंदर
आपके उमेश काऊ आपके विधायक, विनोद चमोली आपके विधायक, गणेश जोशी आपके विधायक हर क्षेत्र में बस्तियां बसवा रहे हैं। आपके पार्षद बिजली विभाग वालों को मार रहे हैं, जाके जबरदस्ती बिजली का कनेक्शन दिलवा रहे हैं उन लोगों को जिनके पास ना और है ना छोर है, ना उनके पास आधार कार्ड है, ना उनके पास यहाँ का वोटर आईडी है, और आप उनको यहाँ बसवा रहे हैं। आप जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद के पीछे खुद भारतीय जनता पार्टी है। इस पूरे जिहाद पे भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के अंदर, हमारे पहाड़ के अंदर भारी लोगों को, बल्कि सीमा पार के लोगों को लाके बसा रहे हैं। मैं खुला आपके चैनल पे ये बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये लोग बसा रहे हैं। और ये किस राजीव गांधी की बात करते हैं जो पंचतत्व में विलीन हो गए? अरे वर्तमान की बात कीजिए भाई साहब। राजीव गांधी उस समय क्या सोच के क्या लाए थे, जवाहरलाल नेहरू क्या लाए थे? तब तुम कच्चे में पैर घूमते थे, अंडरवेयर में घूमते होंगे, है तुम जाके वो टॉफी छोटी छोटी 5 पैसे वाली खाते होंगे। आज तुम राजीव गांधी पे बात कर रहे हो। वर्तमान की बात कीजिए ना। वर्तमान में आपके बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके यहाँ के बैठे हुए सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट वो कब्जा किए बैठे हैं जमीनों पे। ये कौन सा जिहाद है? इस जिहाद का भी कुछ वर्णन कीजिए। चलिए, ये सत्यवीर जी के पास जब आएंगे तो सत्यवीर से जवाब लेंगे इस बात का कि आखिर ये लव जिहाद तो सुना गया था, ये लैंड जिहाद क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं लैंड जिहाद, बढ़ा विवाद, यानी कि विपक्ष के कई सवालों के जवाब पक्ष को देने हैं, सत्ता में जो काबिज है उसको देने हैं। धामी सरकार का ये फैसले कि आम जनता, हालांकि इसका एक तरीके से देखा जाए तो कह रही है कि ठीक है, लेकिन विपक्ष फिर भी सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे एक गुजारिश भी करेंगे और ये बात भी साफ कर दें कि कई बार आप लोग पैनल में आते हैं और आप कह देते हैं मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो हम आदर पूर्वक आपको बुलाएंगे। आपकी इच्छा, आप आइए ना आइए ये आपका फैसला है, हम दूसरे शीर्ष की तलाश कर लेंगे। लेकिन आकर नेशनल चैनल में इस बात का जिक्र करना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक बेहतर विपक्ष और पक्ष दोनों की ही हम बात कर रहे हैं। सत्यवीर जी, इसके बाद हम भागीरथ शर्मा के पास जाएंगे। सत्यवीर जी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा जो अनुपम खत्री ने पूछा कि ये लैंड जिहाद क्या है। लव जिहाद तो सुना गया था। इनको ये भी बता देता हूं कि पहले तो ये कह रहे थे कि जिहाद का मतलब क्या होता है, वो मैं कहना चाहता हूं पूरा बताइएगा। उस राज्य में सुन लीजिए, उस राज्य में कभी भी हमारी सरकार नहीं रही है, केरला में कभी भी हमारी सरकार नहीं है। वहां के सम्माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा स्पष्ट रूप से कि लव जिहाद का अगर पहली बार कोर्ट किया तो केरल के हाई कोर्ट ने किया, और केरल के अगर इधर को आ जाते तो मैं आपके तमिलनाडु में आ जाऊं। किस प्रकार का लैंड जिहाद में बताता हूं आपको। वहां पर 1500 साल से पुराना सिद्धेश्वर मंदिर है, जिसको की वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारा पूरा का पूरा गांव खाली कर दीजिए, इस मंदिर को भी खाली कर दीजिए। जो 1400 साल पहले जो मजहब इजाद हुआ हो, वो 1500 साल पुराने उसका जो मंदिर है उसको कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है। यही 1979 में जो वक्फ बोर्ड को राइट दिए गए, फिर 1991 में प्लेसेस ऑफ बर्थ वाले एक्ट लाए गए। ये कोई होमवर्क करके आते नहीं, बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी तरह का तांडव मचा। आपके किसी भी बात से मेरी बात का जवाब नहीं मिला है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। लेकिन जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उस पर आप जवाब दे दीजिएगा सत्यवीर जी। कौन से जिहाद है? ओम चलिए सत्यवीर जी, अगर मैं पूछने लग गया कि किस प्रकार से बोलते थे कि अनुपम जी जवाब देने दीजिए। जवाब है आपके पास। आप क्या मजार हटवाएंगे जब आपके खुद के विधायक और मंत्री बच्चियां बता रहे हैं, रोहिंग्या को ला रहे हैं। सुन लीजिए आप। अनुपम जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं सत्यवीर जी, सुन लीजिए। मैं सवाल का जवाब दूंगा। ये केरल, तमिलनाडु और अक्रम कन्याकुमारी नहीं सुनना है। उत्तराखंड देहरादून बताइए। उत्तराखंड में नारे लगाए आप। उत्तराखंड में यूकेडी आप यहाँ की सत्ता में हैं, आप केरल की सत्ता में नहीं है सत्यवीर भाई। अरे सुन लीजिए, आपको मैंने कब बोला कि हम सत्ता में। चलिए अनुपम जी जवाब ले लीजिए। पहले जवाब लेने नहीं बैठा, सॉरी खत्री जी, आप भी बोल लीजिए। केरल का जवाब शौक नहीं आपके बीच में इस प्रकार का नाटक। चलिए सवाल, अनुपम जी सवाल उठाएंगे तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। आप मुझे मौके का जवाब, ये बच्चे करते हैं ऐसा, नशे के केरल का जवाब नहीं। सत्यवीर जी आप मुद्दे पर रहकर बोलिएगा। बिल्कुल वैसा। चलिए हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राजेंद्र जी आपके पास आएंगे और इसके बाद भागीरथ जी आपके पास आएंगे। राजेंद्र जी, अगर देखा जाए तो सरकार के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? लैंड जिहाद, जो अवैध मजार पर अतिक्रमण की बात कह रही है धामी सरकार चुनाव से पहले। सोनी जी मेरे को 30 सेकंड दीजिए आप।
सत्यवीर जी, और भी मेहमान हैं, उनको भी समय देने दीजिए। जवाब तो आपको ही देना है। मैंने किसी को टोका क्या ये कि कोई तरीका है क्या? अच्छी बात है सत्यवीर जी, पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन सभी मेहमानों को उतना ही समय दिया जाएगा। सत्यवीर जी जवाबदेही आपकी ही है। वो बताइए, अनुपम जी, सत्यवीर जी, राजेंद्र जी से सवाल है मेरा, राजेंद्र जी से सवाल है मेरा। जरा व्यवस्थित मुझे जरा आप प्लीज सवाल दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या? जी राजेंद्र जी, अब जो धामी सरकार का फैसला निकलकर सामने आया है, अवैध जो मजारों का निर्माण है, जो वन विभाग में जो अवैध तरीके से मजारें बनाई गई हैं, 1000 मजारों को चिन्हित भी किया गया है, अतिक्रमण किया जाएगा अवैध निर्माण को लेकर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो ऐसा है सोनी जी, और हमारे तमाम जो है उत्तराखंड के जितने भी पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ हैं, और सतबीर भाई भी हैं यहाँ पे, राजनीति में काम करके उत्तराखंड में किसी को वोट नहीं मिली, और इन्हें काम वाम तो ना जनता पूछ रही। अब इन्होंने एक अच्छा मुद्दा ढूंढ लिया, बाजार, यानी मुसलमान का सर, ये बात अपने लिए भी आप कहेंगे? पूर्व में और बाजार जो है ये मुद्दा इनका चलेगा। सोनी चौहान जी, ये जो मजार वाला मुद्दा है ये इनका बाजार में खूब अच्छे से चलेगा, और यही ये चाहते हैं। इनकी 3 उपलब्धियां हैं 1 साल में, यानी पिछले 5 साल को इन्होंने मान लिया कि उन 5 वर्षों में इनकी कोई उपलब्धि नहीं थी, ना त्रिवेंद्र सिंह रावत की थी, ना तीरथ सिंह रावत जी की थी, ना हमारे धामी जी जो है इनका प्रथम कार्यकाल था उसकी नहीं इन्होंने मानी। दूसरे कार्यकाल में 1 साल को इन्होंने बेमिसाल बताया। उसमें इनकी 3 क्या थी? कॉमन सिविल कोड, धर्मांतरण, और तीसरी क्या थी सतवीर जी? आप ही बता दीजिए सर, सत्यवीर जी जवाब देंगे। ध्यान नहीं आ रहा। सत्यवीर जी के पास 3 है, हमारे पास तो बहुत सारी है, हमारे पास 3 नहीं, हमारे पास बहुत सारी है, अनगिनत है। चलिए, अनुपम जी ने कह दिया नकल विरोधी कानून 3 नहीं है। तो अब इसमें चौथा जो है, चूंकि काम पे अगर आप इनसे बात करेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए मजार पकड़ लाए। अरे आप मजार की बात छोड़ दो यार, इन लोगों के रोजगार को चिन्हित करो, किसान की कीमत के लिए चिन्हित करो। कैसे आपके यहाँ पेपर बार बार लीक हो रहे, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उस चीज को चिन्हित करो। कैसे महंगाई बढ़ गई, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, उसे चिन्हित करो। कैसे हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा चल रही है, उसमें हम बेहतर सुविधाएं दे सकें। किन किन पॉइंटों पर चिकित्सा की कमी है, कहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कहाँ शौचालय की नहीं है, कहाँ गाड़ी की नहीं है, इन चीजों को चिन्हित करो। राजेंद्र जी, आप लोगों ने कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाए जाने की कोशिश कर रही है बीजेपी चुनाव से ठीक पहले, तभी ये मजार का मुद्दा लेकर आई है। ये मजार का मुद्दा जो है, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता था, और मैंने आपके चैनल पे 1-2 बार कहा भी है कि पुष्कर सिंह धामी अच्छा आदमी था, नौजवान था, इससे मुझे बहुत उम्मीद थी। लेकिन ये जो पुराने डरने हैं, मजार, मस्जिद, पाकिस्तान, मुसलमान, भाई इससे बाहर आ जाओ सतबीर जी। ये लड़के बहुत दुखी हैं, बेरोजगार हैं। आप इस समय क्या नाम, चारों तरफ कोरोना फैलने का डर हो रहा, खांसी, बुखार, ये इन्फेक्शन फैल रहा है, उन्हें चिन्हित करो यार। क्या मजार चिन्हित कर रहे यार, मजाक बना दिया आपने सरकार और सत्ता का। चलिए राजन जी, बात पूरी हो गई जवाब इसका जवाब दे देता हूँ मैं। सत्यवीर जी दे दीजिए। इन्होंने कहा ये पहले उसमें नहीं थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, सम्मानित प्रवक्ता, तो मैं जो मैंने शुरुआत में बोला था फिर वो रिपीट कर देता हूँ। हमने कभी भी ऐसा कोई विषय नहीं बनाया, मैं फिर क्या दे देता हूँ। हमने जब भी 2014 में सरकार आई, उसके बाद एक भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें कि आपको ये देखा जाएगा कि कोई योजना बनाई है तो उसके लिए उसका तुष्टिकरण किया गया हो। हमने प्रत्येक योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमने मंत्र दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने कभी ये नहीं कहा, सुन लीजिए, हमने कभी सुन लीजिए, और हमने कभी नहीं कहा हमने कभी नहीं कहा कि भारत के संसार, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सम्मानित हो राजेंद्र जी, आप सम्मानित हो राजेंद्र जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने समय में बोल देना, आप सम्मानित हो। जल्दी से बात को पूरा कर लीजिए, हमें भागीरथ जी के पास जाना है।
अरे लव जिहाद हमारी सरकार केरल में कभी नहीं हुई। माननीय कोर्ट ने फैसला किया था कि लव जिहाद है पूरे भारत के लैंड अंदर। जिहाद हमने की नहीं बात किया कर रहे हैं फैसला। सत्यवीर जी, और लैंड सुन- जिहाद पर ही रही है। धर्मांतरण और सुन कानून लीजिए, लैंड जिहाद दे दिया, और लैंड सुन जिहाद। लीजिए, What is the और सुन purpose लीजिए, of bringing this? हमने कभी भी एक सुन एक लीजिए, ना करके। हिंदू कोड बिल लाया, ना हिंदू मैरिज एक्ट लाया, ना हमने वक्फ कोड लाया, ना हमने सेकुलरिज्म लाया, ना हमने 1979 में जब आपने राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सबसे सशक्त प्रधानमंत्री थे। अरे आप उन्होंने- तो IIT भी नहीं लाए, आप IIT भी नहीं लाए। सत्यवीर जी, आपने राजेंद्र जी की बात का जवाब नहीं दिया। आप पॉइंट पे रहकर बात करिए। आप 2014 के बाद से बताइए आप क्या कर रहे हैं। अनुपम जी, सत्यवीर जी, हम जानना चाहते हैं कि जो अनुपम जी, लैंड अनुपम जी, IPS कर रहे हैं, अनुपम जी, आपके पास आए तो आप भड़ास निकाल लीजिएगा। कर्मचारियों को मार रहे हैं। अनुपम जी, जवाब दो सत्ता। अनुपम जी, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। अनुपम जी, सत्यवीर जी अगर जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए। आपके पास आएंगे, आप बोल लीजिएगा। हमला करते हैं, उनसे क्या कार्रवाई हो रही है? आपका ओम प्रकाश जमीन घेरे बैठा है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? गणेश जोशी जी, चलिए सत्यवीर जी और अनुपम जी आपके पास आएंगे। भागीरथ जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भागीरथ जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो धामी सरकार के इस फैसले को आप क्या कहेंगे? चुनावी हथकंडा या फिर वाकई उनकी मंशा नेक है अवैध मजारों को हटाने का, लैंड जिहाद का? जिसने सत्ता शेयर करी है। मैं माफी चाहूंगा, क्या नाम सोनी, मुझे कहीं जाना है अर्जेंट जो है, और मैं इस तरह की ये लव ऑफ जिहाद की और ये जमीन जिहाद और हजार मजार इनमें मैं हिस्सा नहीं ले सकता। चलिए अच्छी बात है, लेकिन राजेंद्र जी बीच में इस तरीके से डिबेट को छोड़कर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास अगर सवाल है तो मजबूती से विपक्ष को जवाब भी देना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष जा सकते हैं आप। बता दीजिए जरा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किसने दिया था स्वांग? मैं कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी था। मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं था यार सतबीर भाई, ये झूठ फैलाना बंद करो। विधानसभा से, सहसपुर विधानसभा पार्टी से बाहर क्यों निकाला? फिर ये बता दीजिए, पार्टी से बाहर क्यों निकाला? सत्यवीर जी, जब आपका टाइम आए तब आप बोलते नहीं है, आप मुद्दे पर जवाब नहीं देते हैं। भागीरथ जी के पास जाते हैं। भागीरथ जी, आप सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? उनकी मंशा क्या नजर आ रही है, और वो भी चुनावी माहौल में अवैध मजार को हटाने का ये फैसला? मैं जिहाद तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जो वन भूमि में, वन क्षेत्रों में या लेकिन इस जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों, लैंड जिहाद? जी मुझे हमें ये, मैं समझता हूँ कि अभी शोभा नहीं देगा, और जो विपक्षी लोग जो सत्ता में नहीं है, उन्होंने इस शब्द को काफी कुछ कहा है, और जिहाद का एक व्यापक अर्थ है। उसको एक किसी अभियान के रूप में, किसी लड़ाई को, किसी अभियान को चलाना, ये वो अलग चीज है। और जिहाद शब्द से निश्चित रूप से इसकी प्रतिक्रिया तो होगी, और बात तो ये होनी चाहिए कि जो अतिक्रमण चाहे कहीं भी हो सरकारी भूमि पर, और उसको चाहे अभियान चला के, चाहे किसी रूप में, उसको बिल्कुल उसको खाली करना चाहिए। और इस संबंध में समय समय पर कोर्ट के आदेश भी हैं। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि केवल मजारों की बात है। आप मैं देहरादून में ही बताऊंगा कि पिछले 10-5 साल में आप जब लेकिन भागीरथ जी, अतिक्रमण को लेकर ऐसा देखा जाए तो अवैध अतिक्रमण सड़क किनारे हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर मजारों को हाईलाइट किया गया है। हर्रावाला और कुआंवाला के बीच में दाहिनी तरफ एक मजार अस्तित्व में आई थी कुछ साल पहले। अब जब 4 लाइन बना तो वो तोड़ दी गई है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे मणिमाई मंदिर की तरफ, तो बाईं ओर एक धार्मिक स्थल की क्रियाकलाप और शुरू हो गए हैं। वो जंगल वन क्षेत्र है और राजाजी पार्क क्षेत्र है। तो ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने ज्यादा किए होंगे, कुछ ने कम किए होंगे। और मैं तो अपने गांव की बात बताऊं तो वहां भी जितने, कहीं गंगानाथ के थान है, कहीं गोलजीव का थान है, कहीं वो है, वो या तो सिविल स्वयं भूमि पर हैं, या वन भूमि पर हैं, या वन पंचायतों की भूमि पर हैं, और वो वर्षों से हैं। हमारे तो जन्म से भी पहले से हम अपने जन्म से देख रहे हैं उन चीजों को। तो ये जो इनमें ये जरूर देखा जाना चाहिए कि वन क्षेत्र में जब एक छोटी सी पाइपलाइन ले जाने के लिए भी लोगों को उसका जो है वन विभाग से
विधिवत उसकी क्लियरेंस अनुमति लेनी होती है, तो ये कैसे क्यों कर ये बन जाते हैं। और जब तंत्र है, वन विभाग के पास अपना तंत्र है, अपनी फोर्स है, फॉरेस्ट गार्ड से लेके डीएफओ तक उस क्षेत्र का पूरा जो है उसकी देखभाल करते हैं, तो जिस समय ये चीजें जब शुरू होती हैं तो उस समय क्यों कर उसको रोका नहीं गया। एक बार इस बात को बार बार सभी लोगों ने उठाया है कि अधिकारियों पे एफआईआर होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तो ये पता ही नहीं है कि किस अधिकारी के कार्यकाल में कहाँ पर कब जो है स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो ये तो पता है नहीं। अब सरकार की मंशा, यदि जो सैकड़ों हजारों हेक्टेयर वन भूमि और अन्य विभागों की सरकारी भूमि जो अतिक्रमित की गई है, उसको मुक्त तो कराया जाना चाहिए। अब सरकार जागी है, तो मैं समझता हूं कि इसको सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने वाला अभियान के रूप में कहा जाता तो शायद इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती। और बाकी मैं तो अभियान का स्वागत करूंगा, क्योंकि इससे वन संपदा को बहुत बड़ा खतरा भी उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां पर माचिस दिया सलाई जलती है, धूप अगरबत्ती जलती है, बाती भी जलती है, और हमारे जंगल वैसे ही बहुत संवेदनशील हैं और उससे फॉरेस्ट फायर का खतरा होता है। मानवीय गतिविधियां उस क्षेत्र में वो विस्तार लेती हैं, लोगों की आवक वहां बढ़ती है, तो आज कम लोग जा रहे हैं, कल को फिर और वो बढ़ते हैं, श्रद्धालु जो होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, इससे वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित होती है। तो इस एंगल से अगर सरकार की मंशा वन संपदा, वन्य जीव, उनके कंजर्वेशन की दृष्टि चलिए, से सरकार के इस फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं, साथ हैं, लेकिन आम जनता भी कह रही है कि हाँ ठीक है ये फैसला सरकार का, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीतिक लोगों के लिए ठीक है, उनके लिए एक जो चुनावी आरोप प्रत्यारोप और जो होता है पक्ष विपक्ष में वो होगा, लेकिन हमारे जैसे लोग इसको सोचेंगे कि भाई ऐसा होना नहीं। अभी मेरे ख्याल से यूकेडी के अनुपम जी कह रहे थे और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, और ये तो हमने देखा है रेस्पना नदी के दोनों तटों पर ये इतनी आबादी कहाँ से आई, ये बोटों की फसल किसने उगाई, तो ये एक दो दिन में तो हुआ नहीं, इतने स्ट्रक्चर वहां खड़े होंगे। बरसात में जब बाढ़ आती है तो उस समय हाई दैया हो जाती है, कोई क्षति होती है, मानव हानि होती है या संपत्ति की हानि होती है, तो फिर मुआवजे की बातें होती हैं, फिर तमाम फिर राजनीति होती है। सवाल ये है कि हम ऐसी बसावटें बसाते क्यों हैं? आज वो कहते हैं कि हमें हमारे जो बसावटें हैं, जो वर्ग 4 की भूमि है, दूसरी भूमियां हैं जहाँ पर अवैध अतिक्रमण करके लोग बसे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारे ये भू क्षेत्र को इसको नियमित किया जाए। बिल्कुल, राजेश जी आपके पास आएंगे। जी सत्यवीर जी, और इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा, जिम कॉर्बेट पर्यटन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण, वहां पर भी अवैध मजार कैसे और क्यों? देखने की जिम्मेदारी उस पर है। सोनी जी मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, एक भी अवैध अतिक्रमण होगा, चाहे किसी भी तरह का अतिक्रमण होगा, उसको ध्वस्त किया जाएगा। और मैं आपको ताजा उदाहरण बताता हूँ, विकास नगर एक सेकंड हाँ एक सेकंड मैं बताता हूँ, जल्दी से अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण बता देता हूँ। विकास नगर में 900 से अधिक अवैध अतिक्रमण थे, शक्ति नहर के किनारे सारे के सारे डिमोलिश किए गए। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, लगातार आइडेंटिफाई कर रही है जो भी सरकारी जमीन है उसको सारा का सारा। और रही प्रधानमंत्री की डिग्री की बात कर रहे थे, वो निठल्ले मुख्यमंत्री क्या कहेंगे जिनके पास एक भी विभाग नहीं है, एक भी पत्र बता दीजिए जिस पे इन्होंने साइन किए हो कि मेरे द्वारा ये काम किया गया हो, और जिसको 25,000 का मुचलका दिया गया हो और माननीय कोर्ट से कैसी फटकार पड़ी है और 25,000 के नाम पे अभी बाहर है। और तमाम वो मंत्री जिन पे लगाते, तमाम वो नेतागण जिनके ऊपर आरोप लगाते थे, नितिन गडकरी से लेके, शरद पवार से लेके, लालू प्रसाद यादव, शीला दीक्षित से लेके, कलमाडी से लेके,
2500 लोगों की नाम होते थे, एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए तो बताओ। सबके खिलाफ माफीनामे लिखे हैं केजरीवाल ने। यह स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी छत्र पार्टी है जल्दी से में जिसका चाल चरित्र आचरण व्यवहार में अंतर आया होगा, जिसने वो कहा। अब सुन लीजिए, म्यांमार से आके पूरे भारत में कहीं किसी को जगह नहीं मिलती रोहिंग्या को, उनके लिए यमुना के किनारे बांग्लादेशों को बसा जाता है, और जिस यमुना को बोलते थे कि 10 दिन में साफ कर देंगे, अगर 2 बार बाबा रामदेव की तरह कोई सांस ऐसे ऊपर को ले ले तो वो कोमा की हालत में चले जाएगा। ये किसकी बात करते हैं? तो कहते थे कि हमारे समय में अगर भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार तो छोड़िए, कहते कि आरोप भी लगेगा तो उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तमाम मंत्री जेलों के अंदर है, और पंजाब की हालत देख लीजिए, 29% ड्रग्स बढ़ गया, जो कहते थे उड़ता पंजाब। चलिए ठीक है, उत्तराखंड की हालत पर हम चर्चा कर रहे हैं। सत्यवीर जी आते हैं, राजेश जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से राजेश जी आपके पास ही आ रहे हैं, सत्यवीर जी राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, अगर देखा जाए तो सरकार ने अब अवैध अतिक्रमण को लेकर सतर्कता दिखाई है, सजगता दिखाई है, और पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसको विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि ये एक चुनावी उन्माद है, तो इसका क्या कुछ फायदा मिलेगा? इन्हें फायदा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग इनकी मंशा को समझने लग गए हैं कि धर्म की राजनीति के नाम से ही बार बार दिल्ली में काबिज हो रहे हैं, और लोगों के मन के अंदर इन्होंने एक चीज तो बता दी है। इस प्रकार से हमारे साथी प्रवक्ता भाई सत्यवीर जी को मैं नोटिस कर रहा हूँ, और मैं इनके व्यवहार से एक चीज तो समझ गया हूँ कि ये किसी भी तरह के मुद्दों पर बात करने के बजाय मुद्दे भटकाने में ज्यादा यकीन करते हैं। अभी इन्होंने प्रदेश की में जो चल रहे मुद्दे की बात हो रही है उससे हटा के इन्होंने दिल्ली की बात करी है। इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए बात करने से पहले कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उस मुख्यमंत्री के किए हुए शिक्षा के और स्वास्थ्य के प्रति जो दिल्ली प्रदेश के अंदर काम है उसे देखने के लिए विदेशों से राष्ट्रपति स्तर के लोग आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं। देश के अंदर जो 27 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन प्रदेशों से वहां के मुख्यमंत्री वहां के मॉडल को देखने आ रहे हैं। इन्हें शर्म होनी चाहिए कोई बात बोलने से पहले। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर, दिल्ली प्रदेश के अंदर रोहिंग्याओं को बसावट करने की बात करी। इनको ये नहीं पता है कि इतने भी ज्ञान इनको होना चाहिए। बार बार ये कहते हैं मैं बहुत ज्ञानी, परम ज्ञानी व्यक्ति हूँ, कि दिल्ली के अंदर पुलिस और बॉर्डर के अंदर जो वहां पे सशस्त्र सीमा बल है वो किसके अधीन है? अगर वो लोग अवैध रूप से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, उन्हें उठा के बाहर करने का काम आप क्यों नहीं कर रहे? आप कैसे नहीं कर पा रहे उनको? और रही प्रदेश के अंदर मजारे बनाने की बात, आप सिर्फ मजारे तोड़ने का काम करेंगे। इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो अवैध कब्जे भूमि के हो रहे हैं, जंगल के अंदर जो अवैध इन लोगों ने, बाहर के लोगों ने आके कब्जा किया हुआ, आप उन पर कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं करते? आज जनता आपसे बोल रही है कि क्या 2024 के चुनाव में भी 2 किलो राशन के पीछे आप वोट मांगेंगे? आप 23 वर्ष में अपने 6 वर्ष जो लगातार आपने डबल सेशन की सरकार चला रहे हैं, दूसरा सेशन आप लोगों का धाकर धामी जी का चल रहा है, काम 6 बता दीजिए जिन 3 कामों के लिए आप 2024 में लोगों को वोट मांगने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रदेश की लड़की को अपनी जान अस्पत बचाने के लिए गंगा जी में डूब के अपनी प्राण त्यागने पड़ते हैं। उस बिचारी को सुप्रीम कोर्ट में जाके शरण लेनी पड़ती है कि उस वीआईपी का नाम बताओ। ये उस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आज ये गढ़वाल नहीं जा सकते, वहां के लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि अगर इसी तरह का इन लोगों का जो प्रदेश की बहू बेटियों की सुरक्षा के पीछे ये लोग रहते हैं, उसके पीछे वो लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि आप वोट मांगने आएंगे तो उनको जवाब दें। आज हमारे बेरोजगार लोग जो अवैध नौकरियों की वजह से, अगर ऐसा है राजेश जी, अगर ऐसा है तो फिर आम जनता क्यों समर्थन कर रही है इस बात का? ये 24 में पता लग जाएगा, चुनाव थोड़ी हुए हैं 24 में भी। ये धर्म की राजनीति पे टूट गए। हमारा हिंदू प्रधान देश है, ये प्रदेश 85% हिंदू बहुल एरिया है। यहाँ के लोग इनकी बातों में बार बार इसलिए आ रहे हैं, उन्हें लगता है एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर जिस प्रकार से किसी भी काम के लिए ये कांग्रेस के राजीव गांधी, नेहरू परिवार को बार बार उंगली उठा के कहते हैं उन्होंने ये नहीं किया, वो इस देश के अंदर जो लाए उतने ही कामों को, उतने ही पैसों को, अपने मित्र अडानी को मलाई खिलाने के लिए यहाँ से विदेशों में फंडिंग कर रहे हैं। तो आप अंदाज कीजिए कि इनकी स्थिति क्या हो रही है इस देश के अंदर। आज पूरा देश का युवा रो रहा है इनको चुनने के बाद। जिन युवाओं को इन्होंने हर घर तिरंगा देने का काम किया था, उन्हीं डंडों से इन्होंने उन बेरोजगार युवाओं के सर फोड़ने का काम किया। बॉबी पवार उसका साक्षात आपके सामने एक उदाहरण है। तो ये देश के अंदर जिस तरीके से माहौल बनाया इन्होंने, ये काम की राजनीति नहीं कर रहे हैं। चलिए, लेकिन विपक्ष के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि अडानी के मुद्दे को आप पकड़ कर रह गए, लेकिन उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही बखूबी मजबूती के साथ आप आम जनता के बीच में जाइए। 2024 में पता लग जाएगा विपक्ष कितना मजबूत है और पक्ष कितना मजबूत है। आप महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं, तो वो मजबूती विपक्ष की भी दिखनी चाहिए।
देखिए इस समय विपक्ष पूरी मजबूती के साथ हर जगह पे अपनी बात रख रहा है। बिल्कुल। इस प्रदेश का युवा इस बात को समझ रहा है, इस प्रदेश की बेटी इस बात को समझ रही है, किसान परिवार इस बात को समझ रहा है। ये बार बार जो दिल्ली का उदाहरण देते हैं, दिल्ली के उदाहरण के सामने अगर ये 10% काम भी उत्तराखंड के अंदर करे तो काम के नाम पे वोट मांगे तो जरूर प्रदेश की जनता। सतवीर जी आपके पास आएंगे, उससे पहले अनुपम जी के पास जाएंगे। अनुपम जी 5 सेकंड में जवाब दे दो इनका, 5 सेकंड में 5 सेकंड तो दे दीजिए, जब इतना लंबा ये बोले हैं जो जीते बिल्कुल। चलिए जल्दी से दीजिए ताकि ये समय और ना बढ़े। पुलिस की दिल्ली पुलिस की बात कर रहे थे, जब दिल्ली में दंगे हुए, जब उनके ऊपर जो फाइलें थी, जो जेएनयू में जिन्होंने नारे लगाए थे टुकड़े टुकड़े गैंग, उस दिल्ली पुलिस 14 बार गई इनके पास, के अरविंद केजरीवाल के पास, इस फाइल पे साइन करिए। ये बताइए दिल्ली पुलिस की असली पावर किसके पास है? असली पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री पे ये जनता को पता होना चाहिए। 14 बार और उसके बाद जब दंगे नहीं संभल रहे थे तब जाके उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने साइन किया उन पार्टियों को और बात कर रहे थे और कह रहे थे पूरा झूठ मत बोलो। अरे यार शांत हो जाइए आप। अरे चलिए टाइम आप। सत्यवीर जी, राजेश जी, अनुपम जी के पास जाना है। और बहुत दिल्ली के अंदर मारा जाता है। राजेश जी और सत्यवीर जी, अनुपम जी के पास जाना है। अगर 5 सेकंड पूरे हो गए सर, 5 सेकंड पूरे हो गए। कोई मुख्यमंत्री इतने माफी ना दे, दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्यवीर जी टाइम ओवर हो चुका है। वो देखा शीला दीक्षित के लिए किसको कहा था कि कांग्रेस के बच्चों की शपथ खाते हैं कि सरकार नहीं बनाएगी। चलिए अनुपम जी आपके पास आएंगे। राजेश जी, सत्यवीर जी, जब आपके पास आए तब आप बोलिएगा। आपके पास आएंगे अनुपम जी, क्या लगता है एजेंडा क्या नजर आ रहा है? चुनाव से ठीक पहले ये मज़ार हटाने, मज़ार अवैध जो मज़ारें बनाई गई हैं उनको चिन्हित कर हटाए जाने की जो रणनीति है वो बीजेपी तैयार कर रही है। क्या एजेंडा बीजेपी का नजर आ रहा है आपको, धार्मिक या विकास के मुद्दे पर? अभी जो 14 पार्टियां गई थी अनुपम जी, सत्यवीर जी टाइम आप। सत्यवीर जी, अरे अभी तो बीच में बोले सत्यवीर जी, बस टाइम ओवर हो गया। सत्यवीर जी आपके पास आएंगे तभी आप बोलिएगा। राजेश जी और सत्यवीर जी, अनुपम जी के पास, अनुपम जी से हमारा सवाल है। सत्यवीर जी, अनुपम जी से हमारा सवाल है। अनुपम जी से हमारा सवाल है। सत्यवीर जी, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लड्डार मार के भगाया और उसके करता मैडम इन्हें म्यूट कर दीजिए, ये डिबेट में किसी को बोलना। सत्यवीर जी जो अच्छी तरीके से सुन सकता है चीजों को वही अच्छा बोल सकता है, इस बात को भी समझना होगा। बेटर बी ए गुड लिसनर। सत्यवीर जी, जो अच्छा श्रोता नहीं होता वो वक्ता भी अच्छा नहीं होता, इस बात पर गौर करिए। सत्यवीर जी, अनुपम जी से हमारा सवाल है। हिंदू मुसलमान देश को बांट रहे बात करते बाबा साहब। राजेंद्र जी, सत्यवीर जी, लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान। मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे म्यूट करने के लिए बोलना पड़ेगा। आप लोग इतने समझदार हैं, बावजूद इसके इस तरीके का बनाने का काम किया तो ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। मैं सॉरी बड़ी के साथ। सत्यवीर जी बस करिए। कोई जवाब ही नहीं इनके पास, कुछ कभी किया है नहीं, और जब आए तो सत्ता से जवाब आपके पास नहीं है। सब लोग सत्यवीर जी, जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। ऐसे ही दर्द होता है जब बीच में बोलते हैं, ऐसे ही दर्द होता है। लेकिन आपका टाइम ओवर हो चुका था। आप ये तो सोचिए, हमें अगले को भी समय देना है। अनुपम जी से हमारा सवाल था, जवाबदेही आपकी है बावजूद इसके। कैसे बोले थे जब मैं बोल रहा था बीच में? 2 बार बोले बीच में। चलिए आप शांत हो जाइए क्योंकि जवाब आपको ही देना होता है। अनुपम जी, आपसे हमारा सवाल था। पहले पूरी बात सुनने के बाद ही आप बोलिएगा। चलिए सत्यवीर जी, आप फिर से बोल रहे हैं, जब आपको मौका दिया जाए तब बोलिए। वहाँ उमेश काऊ के जो बस्तियां बसी हुई है वो जिहाद है, वो जिहाद है कि नहीं है ये बताइए। अरे आपको जिहाद का मतलब नहीं पता, खाली जिहाद का मतलब नहीं पता। हमें बहुत अच्छे से पता है जिहाद का मतलब पता है और काफिर का भी मतलब पता है। अनुपम जी आपसे जो मेरा सवाल था आप उसको बोलिए। जिहाद पता यही तो इनका। राजेश जी आपके पास आते हैं बाद में। अनुपम जी से ये सब तमाशा खुल गया है। ये जो तड़पड़ाहट हो रही है ना भाजपा के प्रवक्ता, हमें कौन सी तड़पड़ाहट है? 5 साल तड़पड़ाहट होती है, किसी की दुम पे पैर रख दो ना
तो वो छटपटाता है, वैसे छटपटाते भाजपा राजेश जी, अनुपम जी की बात पूरी हो जाए। देने के लिए यूकेडी ऐसी आपको छटपटा रही है। केरला, तेलंगाना, अपनाना फलाना मिलता है, उत्तराखंड के अंदर एक बात का जवाब देने को आप तैयार नहीं है। उत्तराखंड के मुद्दे पे बात करिए ना, आप बताइए कि यहाँ जो आपके पार्षद मार पिटाई कर रहे हैं उन पार्षदों को क्या आप कर रहे हैं? पाकिस्तान है, उसकी भी बात सत्यवीर जी, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। सत्यवीर जी, जब आपके पास आए, आपसे सवाल हो, तब आप जवाब दीजिए। वही बात करेंगे, हम पीओके की बात करेंगे, उसको लेने की बात करेंगे। सत्यवीर जी, धारा 377 तो होती क्या ये पता नहीं है, हटा के बैठ गए अपने मन से। कौन से चलिए लिखी गई, अनुपम जी, लिखी गई वो आता पता नहीं। अनुपम जी, अरे मुझे भी सुन लीजिए। अनुपम जी, अनुपम जी, आपसे मेरा सवाल था, एजेंडा क्या नजर आ रहा है बीजेपी का, धार्मिक देखिए मैं या बड़ी विकास? से कहूंगा, आज अचानक ऐसा माहौल बन गया कि थोड़ा मेरे को भी तेज आवाज में बात करनी पड़ी, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ सच्चाई ये है कि ये एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये जिहाद शब्द जोड़ के मजार को सामने लाके पूरा डाइवर्ट करना है। आज की डेट में यहाँ त्राही मची हुई है रोजगार को लेके, यहाँ त्राही मची हुई है नकल प्रकरणों को लेके, यहाँ त्राही मची हुई है स्कूल की फीसों को लेके। त्राही LKG के बच्चे का बैग 4,000 रुपए का आ रहा है, 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का बैग 10,000 रुपए का आ रहा है। उन सबसे डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने क्या तिपुना लगाया? अब इन्होंने तिपुना लगा दिया जिहाद, और जिहाद किसका? मजार। बात पूरी हो जाने दीजिए पहले। जैसे वो अवैध कॉलोनी है, बसनी अतिक्रमण है, ओम प्रकाश 100 बार नाम ले चुका हूँ। ओपी ओम प्रकाश ने अंसर प्लाजा की में अपने कोठी के सामने का पूरा नाला घेर रखा है, तो फिर तो वो भी जिहाद हो जाना चाहिए। अगर जिहाद मजार है तो जिहाद ये बस्तियां भी होनी चाहिए। जिहाद वो पूरा तागी ग्रांट के अंदर जो विनोद चमोली ने बसा दिया है वो भी जिहाद होना चाहिए। जब वहां दिनेश अग्रवाल जी ने भी बसा रखा, मैं तो सबके नाम ले रहा हूँ और मैं प्रमाण दे दूंगा, मेरे साथ चलिए, एक एक जगह चिन्हित करके दिखाऊंगा। भागीरथ जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। वहां बुलडोजर, अनुपम जी खुद ऐसी डिबेट में खड़े होकर आपके लिए नारा लगा दूंगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है और धाकड़ धामी वाकई धाकड़ है, धाकड़ पना करके तो दिखाओ। अच्छी बात है, स्याही फैलाने से सत्यवीर जी फाइनल कमेंट मुझे भागीरथ जी का लेने दीजिए। भागीरथ जी आपके पास आएंगे, क्या लगता है आपको जो जिहाद सबका शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तरफ हम अभी ICSE बोर्ड की एक 2 में पढ़ने वाले जो क्लास 2 की जो बुक की बात कर रहे थे, उसमें अब्बू और अम्मी के शब्द पर हम ये कह रहे थे कि इसे हटा देना चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। दूसरी तरफ हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिहाद। मैम देखिए, हमारे कल्चर में नॉर्मली अब्बू अम्मी नहीं बोला जाता है जी, ठीक है। हमने बचपन से जब पढ़ाई करी, आपने भागीरथ जी से फाइनल कमेंट लेना है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल को लेकर हम उनका फाइनल कमेंट लेना चाह रहे हैं। जी सत्यवीर जी, आपका टाइम अप हो चुका है। जी भागीरथ जी, देखिए समय कम है। सत्यवीर जी अगली बार बहुत ज्यादा मौका देंगे। जी मैं पहले भी कहा कि शब्द जो जिहाद शब्द आया और अतिक्रमण को जिहाद के रूप में देखा गया या देखा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे सरकार को बचना चाहिए। ये सामाजिक सद्भाव के लिए भी अच्छा होता। अतिक्रमण है, चाहे किसी ने भी किया है उसको जरूर ध्वस्त होना चाहिए और उसको हटाया ही क्यों, यही क्यों किया जाए। और जिन्होंने अतिक्रमण किया उनको बहुत है, कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा, तो ये अतिक्रमण होते क्यों है, करवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये जरूर है। और जो विपक्ष की तरफ से जो आवाजें आ रही थी, खासकर इन लोगों को जो सरकार के पक्ष को घेरने का जो अवसर मिला, वो जिहाद शब्द को लेकर के मिला है। और एक सद्भाव बढ़ाने वाली सरकार जो अवैध मज़ारों को लेकर अतिक्रमण की बात कर रही है, इससे भी आपत्ति है विपक्ष को। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर जो धामी सरकार सजग नजर आ रही है, आम जनता भी समर्थन कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि उर्दू के जो शब्द हैं, अब्बू जैसे शब्द हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, उन्हें सिलेबस से हटा देना चाहिए, तो इधर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। और अवैध अतिक्रमण को लेकर विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव से ठीक पहले धार्मिक उन्माद फैलाने की एक कोशिश नजर आ रही है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।